जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। और जो अगले CSS 2027 के एस्पायरेंट्स हैं उनकी तैयारी अभी तक अपने पीक पे होगी, क्योंकि अब टाइम ऐसा है जहाँ पे आपके पास एक रेस अगेंस्ट टाइम है। और आज का जो हम पेपर देखेंगे वो 2026 का ही देखेंगे, जो अभी रिसेंट गुजरा है। CSS अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का पेपर है। और पेपर 1 देखेंगे कि हम क्या था और इसमें एग्जामिनर बेसिकली चाहता क्या है। सबसे पहले हम क्वेश्चन 1 देख लेते हैं। MCQs 20 MCQs हैं, 1 मार्क ईच। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, 30 मिनट्स होते हैं इसके लिए। सो लेट्स सी जी। फर्स्ट क्वेश्चन इज अज्यूम अ कंपनी हैज़ अ 350 रुपीज़ क्रेडिट, ब्रैकेट्स में लिख दिया नॉट कैश सेल। हाउ वुड द ट्रांजैक्शन अपीयर इफ द बिजनेस यूजेस एक्रूअल अकाउंटिंग। अच्छा, क्योंकि क्रेडिट सेल्स है तो डेफिनेटली ये इनकम स्टेटमेंट में तो रिफ्लेक्ट होगी। चाहे क्रेडिट है या डेबिट है तो ये इनकम स्टेटमेंट में ही रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। तो द आंसर इज बी वाला, क्योंकि बैलेंस शीट में तो सेल्स का कोई तल्लक नहीं है ना, बैलेंस शीट वहाँ जाती है। कैश फ्लो की बात करें स्टेटमेंट की, तो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो पे इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और थर्ड है ट्रांजैक्शन वुड नॉट बी रिपोर्टेड, ऐसा नहीं है। सेल्स तो हुई है ना, आपकी इन्वेंट्री तो कम हुई ना, चाहे वो कैश पे हुई या क्रेडिट पे हुई, वट एवर द रीज़न। Which of the following is an example of a capital expenditure? अच्छा जी, पेइंग फॉर रिफर्बिशमेंट एज पार्ट ऑफ अपग्रेडिंग बिल्डिंग। अच्छा, कोई भी वो इन्वेस्टमेंट जो हम एसेट्स के लिए करें उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। सो पार्ट ए ही इसका ठीक था, क्योंकि बाकी अगर देखें तो वो अपना एक्सपेंसेस से रिलेटेड है। ओके जी। द महमूद इन्वेस्ट का इन हर बिजनेस, which part of business's accounting equation will change? एसेट्स एंड कैपिटल दोनों चेंज होंगे, क्योंकि कंपनी के पास एसेट आ गया एक गाड़ी, और कैपिटल उसने अपना पैसा इन्वेस्ट किया। क्योंकि उसकी अपनी ज़ाती गाड़ी थी, उसने लोन वगैरह तो नहीं लिया, तो लाइबिलिटी तो नहीं होगी। ना ही उसने कोई कैश पे परचेज की कंपनी के कैश से, तो कैश भी नहीं जाएगा। सो उसका कैपिटल एक इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा। सो इट इज़ एसेट्स एंड कैपिटल वाला डी। उसके बाद क्वेश्चन 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर्स वुड बी फाउंड बाय एक्सट्रैक्टिंग ट्रायल बैलेंस। अच्छा, ट्रायल बैलेंस बेसिकली ये होती है कि रेवेन्यूज एंड एक्सपेंडिचर्स जो दोनों एसेट्स और एक्सपेंसेस की साइड्स हैं उसको मीट कर सके, डेबिट्स एंड क्रेडिट्स की। सो इसमें अगर हम देखें तो पार्ट सी जो है, डिफरेंट फिगर्स हैव बीन एंटर्ड फॉर डेबिट्स एंड क्रेडिट्स एंट्रीज, ठीक है। ये पार्ट सी इसका आंसर है, क्योंकि ये जो ऑफसेटिंग एंट्रीज है सिर्फ उसको रिकॉर्ड करता है। वर्किंग कैपिटल इज एन इंडिकेशन ऑफ फर्म्स लिक्विडिटी, ये मोस्ट लिक्विड रेशो होता है वर्किंग कैपिटल। Which of the following principles matches expenses with associated revenues in the period in which the revenue was generated? ये basically definition है matching principle की, तो part B इसका आंसर हो गया। If the existing current ratio of a company is more than 1, what would be the impact of credit purchase of inventory on the current ratio? ठीक है, तो ये current ratio जो सी है वो डिक्रीज होगी। ठीक है, एक तो इन्वेंट्री बढ़ गई और दूसरा क्रेडिट परचेज है, तो अकाउंट्स पेबल भी हमारे बढ़ जाएंगे। तो ये वाला इसका आंसर। अच्छा, ये सी, ये यहाँ पे कोई टाइपिंग एरर है इसमें। ऑप्शन सी जो है वो ये वाला, करंट रेशो वुड डिक्रीज बट वुड रिमेन अबव हायर। ये डिपेंड करता है कि 1 से ऊपर कितनी है, 2 है, 3 है, 1 पॉइंट समथिंग है। सो हमारे पास तो डाटा अवेलेबल नहीं है, सो हम इस ऑप्शन के साथ नहीं जा सकते। हम सिंपली कहेंगे कि रिड्यूस होगी। Which financial statement represents the accounting equation? अच्छा, दैट इज बैलेंस शीट, विच उस और अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस इक्विटी। क्वेश्चन 9 है जी MCQ का। द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मशीन इज 1.9 मिलियन या 1900,000। मशीन इंस्टॉलेशन चार्ज इज 100,000। वर्किंग लाइफ ऑफ मशीन इज 5 years एंड रेजिडुअल लाइफ या रेजिडुअल वैल्यू इज 40,000। If the depreciation is charged on straight line method, then fourth year depreciation will be। अच्छा, फोर्थ ईयर हो या फर्स्ट ईयर हो, डेप्रिसिएशन जब स्ट्रेट लाइन है तो वो हर साल इक्वल डेप्रिसिएशन काउंट करती है। सो ये हम कैलकुलेट अगर स्टूडेंट्स चाह इनफैक्ट आपके लिए कर देते हैं। सो 1.9 मिलियन प्लस दी 100,000 इट वुड गिव यू
2 मिलियन या 2000 आ गया। 2000 को हम यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस लेके करते हैं। ओके जी, 2000 वन मोर ज़ीरो माइनस दिस सैल्वेज वैल्यू। ये फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, होपफुली आप सबको आता होगा स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन का। 40,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, जो इस केस में हमारे पास 5 है। सो ये जब हम कैलकुलेट करेंगे तो द आंसर वुड बी सी, 392,000 डेप्रिसिएशन आएगी। 10th क्वेश्चन देखते हैं जी। अमाउंट सेट अपार्ट टू मीट लॉसेस ड्यू टू बैड डेट्स इज प्रोविजंस कह लें, इसको प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कहते हैं। ओके जी, हाउस बिल्डिंग एडवांस ऑफ ₹2 मिलियन पेड टू एम्प्लॉय इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये सी की एग्जांपल है। प्राइम कॉस्ट में भी करेक्टली टर्म्ड एज, प्राइम कॉस्ट जो सी है जी वो होती है ऑल डायरेक्ट मटेरियल्स प्लस ऑल लेबर कॉस्ट, जस्ट डायरेक्ट मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट। सो ये बी जो है ये टर्म ये डेफिनेशन इस पे पूरी उतरती। 13 कहता है द कॉस्ट आर डिफरेंशिएटेड बिटवीन वेरिएबल एंड फिक्स्ड कॉस्ट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट परचेजेज वन रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इज 26,500, closing stock is 4,500 and opening stock is 3,000. Okay students, I would try to solve this too कि कैसे होगा। एक सिंपल सा फॉर्मूला है जिसमें हम ओपनिंग स्टॉक्स प्लस परचेजेस माइनस मटेरियल कंज्यूम्ड इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक। तो स्टूडेंट्स जब आप इस फॉर्मूले में ये सारे डालेंगे तो यहाँ पे जो 26,500 है ये माइनस था, ये यहाँ जाके प्लस हो जाएगा। तो 26,500 प्लस 4,500 वुड गिव यू 31,000, और 31,000 में से जब हम 3,000 माइनस करेंगे तो इट वुड गिव यू 28,000। सो द आंसर इज बी, सी सॉरी, 28,000। If an adjustment includes an entry to accumulated depreciation, what type of adjustment is it? ये deferral होगा। ठीक है, defer किया था। A company's statement of profit and loss for the year ended 31st December 2025 showed a net profit of 83,600. It was later found that 18,000 paid for purchase of new motor van had been debted to motor expense account. It is the company's policy to depreciate motor van at 25% per year on straight line basis with full year's charge in year of acquisition. What would be the net profit after adjusting the error? Okay students, तो ये हमने 18,000 जो कि हमारा एसेट था इसको हमने इनकरेक्टली एज एक्सपेंस किया, विच मीन्स जब एक्सपेंस कम होगा तो डेफिनेटली हमारा रेवेन्यू बढ़ जाएगा। सो इट शुड बी 83,600 प्लस 18,000। एक चीज़ तो ये हो गई। सेकेंड थिंग इज़ 18,000 को जब हम 25% निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगी डेप्रिसिएशन उसकी, जो हम पर एनम कैलकुलेट करते हैं। सो स्टूडेंट्स जब आप ये कैलकुलेशन कर लेंगे 18,600 प्लस 18,000 माइनस 25% डेप्रिसिएशन, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 97,100, पार्ट सी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 17 है एट 30th June 2025 कंपनीज अलाउंस फॉर रिसीवेबल्स वाज 39,000। ओके, 39,000 हमने रख दिए लास्ट ईयर के लिए। एट 30th June 2026 ट्रेड रिसीवेबल इज 5,17,000। It was decided to write off 37,000 as debts and to adjust the allowance for receivables to equivalent of 5% of trade receivables based on past events. ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब हमें ये कहता है what figure would appear in the statement of profit and loss for the year ended for the revenue expense. अच्छा, एक चीज़ जो क्लियर होनी चाहिए यहाँ पे कि हमने राइट ऑफ किए 37,000
जबकि जो हमारे पास अलाउंस था दैट वाज 39,000, मीन्स हमारे पास 2,000 का ऑलरेडी सरप्लस इस ईयर में इस अकाउंट का कैरी फॉरवर्ड होगा। सो अब लेट्स सी के कैलकुलेशन इसकी कैसे करनी थी। सबसे पहली चीज़ हमने निकाल लेना है कि हमारे पास रिसीव कितने होंगे, हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो वो 517 में से, वे शुड आई डू इट, आई विल डू इट है, 517 में से 37 माइनस करेंगे ताकि हमें पता चले हमें रिसीव कितने हुए, दैट इज 480। ये जो हमें रिसीव होने हैं, अगर आप स्टेटमेंट पढ़ें, and to adjust the allowance for receivables to the equivalent of 5% of trade receivables based on past events। तो इसका अब हम 5% हम ले लेंगे अलाउंस। इट वुड गिव यू 24,000। सो बेसिकली हमारे पास 24,000 होना चाहिए फॉर अलाउंसेस, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा 2,000 तो हमारे पास ऑलरेडी सरप्लस अवेलेबल है। सो इस साल हम कितना लिखेंगे, 22,000, 24 minus 2, 22,000। Nishat Textiles computed the following items from its financial record for the current year। Current ratio है जी 2:1, average age of inventory is 60 days, average collection period is 30 days, average payable period is 40 days। Number of days in Nishat's टेक्सटाइल्स कैश कन्वर्जन साइकिल फॉर द ईयर इज, अच्छा इसका सिंपल सा फार्मूला, कैश कन्वर्जन साइकिल इज इक्वल्स टू एज ऑफ इन्वेंट्री प्लस कलेक्शन पीरियड माइनस द पेएबल पीरियड। सो 60 प्लस 30 इज 90 माइनस 40 वुड बी 50। सो ये 50 इसका आंसर। आइडेंटिफाई विच ऑफ दीज रेशियोज विल इंडिकेट द हाइस्ट रिटर्न फॉर अ लिवर्ड फर्म। इसका आंसर है जी पार्ट डी, रिटर्न ऑन कॉमन इक्विटी। लास्ट 20th एमसीक्यू है जी, गिवन अ क्विक एसेट रेशो ऑफ 2, करंट एसेट ऑफ 5, इन्वेंट्री ऑफ 2,000, प्रीपेड एक्सपेंस ऑफ 0, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट लाइबिलिटीज। इसको भी सॉल्व करते हैं आपके लिए स्टूडेंट्स। बेसिकली इसके क्विक एसेट रेशो के मुख्तलिफ होते हैं formulas, but what we would apply here is 5,000 minus 2,000 divided by current liabilities is equals to what, 2। तो स्टूडेंट्स करंट लाइबिलिटीज़ यहाँ चली जाएंगी और 2 जो है वो यहाँ आ जाएगा। सो 5,000 माइनस 2,000 इज़ 3,000 डिवाइडेड बाय 2 इज़ 1,500। सो ये ऐसे कैलकुलेट होना था, 1,500 इसका आंसर आ जाएगा। सो ये 20 एमसीक्यूज थे जो पूरे सॉल्व कर दिए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गए होंगे। लेट्स गो फॉरवर्ड, ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। ये बेसिकली 7 क्वेश्चंस होंगे जिसमें से 4 अटेम्प्ट करने हैं, 2 फ्रॉम ईच सेक्शन, यानी कि 2 फ्रॉम द फाइनेंशियल अकाउंटिंग सेक्शन एंड 2 फ्रॉम द कॉस्ट अकाउंटिंग सेक्शन। ओके जी, पहला हमें कहता है जी, शकील फॉर्म्ड अ बिजनेस एंटिटी टू प्रोवाइड बस सर्विस फॉर अ फी टू पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल्स इन द वॉलनट क्रीक एरिया। The business is organized as a sole proprietor of Walnut called Flana Flana. The transactions during July while the new business was being organized and listed below। ये transactions आ गई हमारे पास। एक्सपेक्ट हमसे चाहता क्या है जी, जुलाई का जर्नलाइज द ट्रांजैक्शन एंट्रीज, मीन्स इनकी जर्नलाइज करें, जर्नल में लेके जाएं एक चीज़, पोस्ट टू लेजर अकाउंट्स, एंड थर्ड हमें कहता है जी ट्रायल बैलेंस बताएं। ये एक ईजियर सवाल था, आई डोंट थिंक सो इसमें बेसिक अकाउंटिंग जिसको आती है कोई इतना ट्रिकी था। अच्छा जी, उसके बाद उसने हमें दे दिया एक पूरा ट्रायल बैलेंस और फिर उस ट्रायल बैलेंस की एडजस्टमेंट्स भी दे दी, और एंड पे हमसे वो एक्सपेक्ट क्या करता है, प्रिपेयर द एडजस्टिंग एंट्रीज रिक्वायर्ड एट April 30th, डिटर्मिन द अमाउंट ऑफ नेट इनकम टू बी रिपोर्टेड टू कंपनीज नेट इनकम फॉर स्टेटमेंट फॉर द मंथ एंडेड 30th April 2025। ठीक है जी। सो ये हमारे 2 पार्ट्स में उसने डिवाइड कर दिया।
सो ये भी रिलेटिवली इजी था। एडजस्टिंग एंट्रीज लास्ट ईयर नहीं दी थी, इस दफ़ा काफ़ी हद तक एक्सपेक्टेड था कि सवाल देगा। इनफैक्ट उसने 2 सवाल एडजस्टिंग एंट्रीज से उठा लिए। ये बेसिकली एक बेस है, ये क्रक्स है अकाउंटिंग का, इसके बगैर अकाउंटिंग आगे शुरू ही नहीं होती या समझ ही नहीं आ सकती। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इसको लाजमी देता है। और स्टूडेंट्स जो अब 2027 की तैयारी कर रहे हैं, एडजस्टिंग एंट्रीज बेसिक जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की हैं ये ज़रूर तैयार कीजिएगा। उसके बाद हमारे पास आ गया जी क्वेश्चन नंबर 4। June 2025 for first traders following errors were highlighted. You are required to prepare journal entries to correct the errors below. वाओ, एक और सवाल उसने वहाँ से उठा लिया। उसने हमें एंट्रीज दे दी और उसने कह दिया जी ये 5 एंट्रीज हैं, इनकी करेक्शन रिक्वायर्ड है हमें। फिर 10 मार्क्स का क्वेश्चन भी हमें कहता है कंपेयर एंड कंट्रास्ट द इनकर्ड लॉस मॉडल IAS 36 का रूल विद एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस मॉडल IFRS 9 का रूल, और वाई वॉज द शिफ्ट टू द ICL या एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस मॉडल considered necessary by standard setters following the 2008 financial crisis। ये स्टूडेंट्स वो लोग जो ऑडिटिंग को समझते हैं या बेसिक ACCA वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये सवाल रिलेटिवली ईजियर था। अच्छा जी, क्वेश्चन 5 हमें कहता है जी एक्सप्लेन हाउ अ कैश फ्लो स्टेटमेंट कैन रिवील अर्निंग क्वालिटी एंड लिक्विडिटी रिस्क, आइडेंटिफाई एटलीस्ट 4 diagnostic indicators from cash flows that analysis monitor and what each may imply। 12 मार्क्स का ये है। दूसरा उसने हमें दे दिया जी एक डाटा, फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी की दे दी उसने कासम लिमिटेड की, और वो हमसे एक्सपेक्ट क्या कर रहा है जी कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये देखें जी एंड पे वो कह रहा है प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट कासम लिमिटेड स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2025। सो ये है जी क्वेश्चन 5। 6 देखते हैं सेक्शन 2 यानी कि कॉस्ट अकाउंटिंग में से क्या कहता है हमें। नेशनल लिमिटेड इज एंगेज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ अ सिंगल प्रोडक्ट लेमा 1 एंड यूजेस स्टैंडर्ड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एक्सपेंस एंड नेशनल लिमिटेड हैज टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ 6250 यूनिट्स पर मंथ whereas it operates at normal capacity of 80%। Following information is given। डाटा सारा उसने हमें दे दिया। एंड पे हमसे चाहता क्या है जी, ये वेरिएंस में से सवाल दिया हुआ है जी कैपेसिटी वेरिएंस का। सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस ढूंढें, फिर मटेरियल प्राइस एंड यूजेज वेरिएंस है, लेबर रेट एंड एफिशिएंसी वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड एंड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, एंड पार्ट 5 इज वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर एंड एफिशिएंसीज वेरिएंस। अच्छा जी, क्वेश्चन 7 हमें कहता है देयर आर 2 प्लांट्स मैन्युफैक्चरिंग द सेम प्रोडक्ट अंडर वन कॉर्पोरेट मैनेजमेंट, व्हाट डिसाइड्स टू मर्ज देम। फॉलोइंग पर्टिकुलर्स उसने हमें डाटा दे दिया और अब हमसे क्या एक्सपेक्ट करता है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स व्हाट वुड बी द कैपेसिटी ऑफ मर्ज्ड प्लांट्स बी टू बी ऑपरेटेड फॉर पर्पज ऑफ ब्रेक इवन। अच्छा, ब्रेक इवन पे जाने के लिए क्या कैपेसिटी होनी चाहिए मर्ज्ड प्लांट्स की, और व्हाट वुड बी द प्रॉफिटेबिलिटी ऑन वर्किंग एट 75% ऑफ मर्ज्ड कैपेसिटी। ठीक है जी। पार्ट बी हमें कहता है टारगेटिंग कॉस्टिंग रिवर्स द ट्रेडिशनल प्राइसिंग इक्वेशन, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ टारगेट कॉस्टिंग, हाउ डज दिस अप्रोच encourage value engineering and cost reduction during the design phase rather than the production phase। लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 हमें कहता है जलील लिमिटेड is engaged in the production of 3 different products J1, J2, J3 which it sells in local market presently। JL's manufacturing plant is operating at 80% capacity। Following information is extracted। ये सारा डाटा दे दिया। सारा डाटा देने के बाद आखिर में कहता है prepare of products wise plan for in-house production and outsourcing to maximize।
जमील लिमिटेड प्रॉफिटेबिलिटी फॉर द अपकमिंग ईयर। अच्छा, हमें कह रहा है प्रोडक्शन वाइज प्लान करें फॉर इन हाउस प्रोडक्शन भी और आउटसोर्सिंग भी, दोनों ऑप्शंस को लेते हुए, और प्रॉफिटेबिलिटी बताएं फॉर द अपकमिंग ईयर। तो ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन थे, एमसीक्यू सॉल्व कर दिए हैं, सब्जेक्टिव आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। इफ़ यू वांट कि हम सब्जेक्टिव सॉल्व करें तो कमेंट बॉक्स ओपन है, ज़रूर अपना एक मैसेज छोड़ दें कि सब्जेक्टिव्स को भी सॉल्व किया जाए। कोई क्वेश्चन अगर क्वेरी है, कोई न्यूमेरिकल एमसीक्यूज़ में समझ नहीं आई वो भी ज़रूर पूछें, कोई सब्जेक्टिव में क्वेरी है वो भी ज़रूर पूछें। इस सब्जेक्ट से हट के, सीएसएस से हट के कोई भी सवाल है ज़रूर पूछें। एंड पे वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।